रात के करीब 3 बजे थे। देहरादून की पहाड़ी हवा में हल्की ठंड घुली हुई थी। सड़कें खाली थीं। कहीं दूर किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज गूंज रही थी। पहाड़ियों की ढलानों पर फैली नींद भरी खामोशी के बीच एक सफेद एसयूवी धीरे धीरे राजपुर रोड की चढ़ाई चढ़ती हुई अर्जुन का घर ढूंढते हुए ऊपर पहुंची। गाड़ी रुकते ही अर्जुन ने इंजन बंद किया। सीट पर पीछे टिककर एक गहरी सांस ली। 3 दिन की लगातार भागदौड़, दिल्ली का खराब मौसम, रद्द हुई फ्लाइटें, थकान उसकी हड्डियों तक भर चुकी थी। असल योजना तो यह थी कि वह सुबह की फ्लाइट से वापस लौटेगा, लेकिन दिल्ली में खराब मौसम के कारण एयरपोर्ट पर सारी उड़ानें रोक दी गई। वो चाहता तो होटल में वापस जा सकता था, लेकिन उसे लगा 3 दिन में उसने सिया से ठीक से बात तक नहीं की थी। छोटे छोटे मैसेजेस के अलावा कुछ नहीं। उसके भीतर अचानक एक इच्छा जगी कि वह आज ही लौट जाए, उसे एक छोटा सा सरप्राइज दे। शायद इससे उनके बीच चली आ रही खामोशी कुछ कम हो जाए। घर बाहर से अंधेरे में डूबा हुआ था। पहाड़ों में बने ऐसे पहाड़ी घरों में लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, खासकर उत्तर भारत की पहाड़ियों पर, जहां मौसम कच्ची दीवारों को जल्दी तोड़ देता है। लेकिन पूरे भारत को यह बात पता नहीं होती, इसलिए कई लोग समझ ही नहीं पाते कि ऐसे घर कितने तकनीकी और कारीगरी से बनते हैं। अर्जुन इस कला का विशेषज्ञ था। छोटे लकड़ी के रिसोर्ट, कैफे, होम स्टे और होटल इंटीरियर्स बनाना उसका काम था। अपनी छोटी कंपनी वह खुद चलाता था। कॉन्ट्रैक्ट, डिजाइन, साइट सब वही संभालता था। 4 साल पहले इसी हुनर से उसने ये घर अपने लिए बनवाया था। हर बीम उसकी पसंद से, हर खिड़की उसके हाथों से बने फ्रेम की तरह थी। यह घर उसके लिए सिर्फ एक आशियाना नहीं था, उसका गर्व था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा, सामान नीचे रखा और जेब से चाबी निकालकर ताले में डाली। ताला घूमने ही वाला था कि दरवाजा ऐसे ही अंदर की ओर खुल गया। अर्जुन चौंक गया। ताला तो खुला हुआ था। पहली ही सोच आई, शायद सिया भूल गई होगी, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी सांस सी रुक गई। दरवाजे पर एक अजनबी आदमी खड़ा था, करीब 30-32 साल का, अच्छे शरीर वाला, और बदन पर सिर्फ ग्रे रंग का अंडरवेयर। उसके चेहरे पर ना डर था ना हड़बड़ाहट, बल्कि एक अजीब सी बेशर्मी, जैसे वह यही पूछ रहा हो कि तुम कौन हो। अर्जुन कुछ पल के लिए पथरा सा गया। दिमाग ही नहीं चल रहा था। अजनबी ऊपर की ओर देखे बिना बोला, सिया, मैं जा रहा हूं। ऊपर से एक धीमी आधी सुनी सी आवाज आई, ठीक है, कल रात फिर मिलेंगे। वो आवाज, वो लहजा, वो बेपरवाही, अर्जुन के दिल में किसी ने जैसे पत्थर दे मारा। एक पत्नी, आधी रात, और घर में एक अजनबी। अर्जुन पलक तक नहीं झपका पाया। अजनबी ने सोफे से अपनी जीन्स उठाई, टी शर्ट पहनकर उसके पास से ऐसे निकल गया जैसे ये घर उसी का हो। उसके कंधे से दरवाजा हल्का सा टकराया, लेकिन उसने मुड़कर देखा तक नहीं। गेट खुला और काले रंग की स्कॉर्पियो फड़फड़ाते हुए गियर बदलकर नीचे की ओर भाग गई। अर्जुन अभी भी दरवाजे पर खड़ा था, उसी घर में जिसे उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया था, और आज उसी घर में वह खुद अजनबी बनकर रह गया था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। लिविंग रूम में हल्की रोशनी जल रही थी। टेबल पर 2 ग्लास पड़े थे, एक में अभी भी थोड़ी शराब बची थी। वाइन की बोतल खोली हुई थी। सोफे पर सिया का दुपट्टा पड़ा था, कुशन बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी उठकर सब जल्दी में छोड़ा हो। अर्जुन की नजर अचानक किचन काउंटर पर पड़ी। वहां एक छोटा सा आईडी कार्ड था। उसने उठाया। फिनिक्स डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन, नाम ऋषभ मल्होत्रा,
पद साइट सुपरवाइजर। फिनिक्स डेवलपर्स, जहां सिया के पिता सीईओ थे और जहां सिया ऑफिस कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करती थी। मतलब यह आदमी जो अभी उसके घर से आधी रात निकला सिया का ऑफिस वाला ही था। उसी कंपनी का स्टाफ, उसी पिता की कंपनी जो सिया पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। उसके हाथ से कार्ड फिसलते फिसलते बचा। अर्जुन ने वह मुट्ठी में दबा लिया, गुस्से से नहीं बल्कि सदमे से। वो घर के पीछे बने अपने वर्कशॉप में चला गया, वही जगह जहां लकड़ी की खुशबू उसे हमेशा शांत करती थी। लेकिन आज उसमें भी कोई सुकून नहीं था। वो कुर्सी पर बैठ गया और सिर पकड़ लिया। यह सब कब शुरू हुआ होगा और कैसे, और उसने कभी महसूस क्यों नहीं किया? लाख कोशिशों के बाद भी उसे जवाब नहीं मिला तो बस खोखलापन। रात धीरे धीरे बीत रही थी। कुछ देर के बाद खिड़की से हल्की धूप अंदर आने लगी। सुबह के 6:15 बज चुके थे। अर्जुन उठा। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। यह बात वह खुद अपने दिल में साफ महसूस कर चुका था कि आज कई चीजें टूटेंगी और कई सच सामने आएंगे, और वह न भागेगा न चिल्लाएगा। लगभग 8 बजे ऊपर से कदमों की आहट आई। सिया नीचे उतरी। उसने अर्जुन को बैठा देखा और वो चौंक गई। तुम कब आए? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ वो आईडी कार्ड उसकी तरफ सरका दिया। सिया का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उसकी आंखों की रोशनी जैसे गायब हो गई। कमरे में कुछ पलों की चुप्पी रही और फिर सिया के बहानों की बौछार होने लगी। ये कार्ड यहां कैसे? अर्जुन, तुम गलत समझ रहे हो। वो बस ऑफिस की फाइल, मैं सब समझा सकती हूं। लेकिन उसकी आवाज खुद से झूठ बोलते हुए कांप रही थी। अर्जुन धीरे से उठा। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बस एक ठंडापन था। उसने बस इतना कहा, मैं अभी बाहर जा रहा हूं, शाम को वापस आऊंगा। तब तक तुम सोच लेना कि सच क्या है, क्योंकि आज झूठ बच नहीं पाएगा। सिया कुछ बोल पाती उससे पहले वह दरवाजे से बाहर जा चुका था। अर्जुन घर से निकल चुका था, लेकिन जो कदम सड़क पर पड़ रहे थे उनमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। न गुस्सा, न घबराहट, न चिल्लाहट, बस एक भारी सा खालीपन। वो गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और सड़क पर उतर आया। देहरादून के ठंडे पहाड़ी रास्तों पर सुबह का उजाला फैल रहा था। नीले आसमान के नीचे सड़कें शांत थी और धुआं धुआं बादल पहाड़ियों की गोद में टहल रहे थे। लेकिन अर्जुन का मन पूरी तरह तूफान था। ड्राइव करते हुए वो एक पुराने व्यू पॉइंट पर पहुंचा, जहां से पूरा शहर दिखता था। वो यहां अक्सर आता था, काम के तनाव में, डिसीजन कंफ्यूजन में, या बस सांस लेने के लिए। आज वो यहां आया था अपने टूटे हुए दिल को थोड़ी सी जगह देने के लिए। उसने गाड़ी पार्क की, दरवाजा खोला और रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे शहर धीरे धीरे जाग रहा था। लोग अपने घरों की बालकनी में खड़े थे, कुछ चाय पी रहे थे, कुछ टहलने निकले थे। दुनिया चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अर्जुन के अंदर जो अभी अभी बिखरा था, वो इतनी आसानी से नहीं जुड़ने वाला था। उसने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाकर गहरी सांस ली। ये सब कब शुरू हुआ होगा? उसके दिमाग में पिछले कुछ घटनाएं फिल्म की तरह चलने लगी। दिल्ली की मीटिंग्स, वापस आते ही सिया का जल्दी सो जाना, ऑफिस कॉल्स का हेवी वर्कलोड का बहाना, उसकी बढ़ती चुप्पी, वीकेंड प्लान्स का कैंसिल होना और वो झूठी स्माइल। हर छोटी सी बात अब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लग रही थी। मैं इतना अंधा कैसे था? और फिर उसे गुस्सा आया। तेज नहीं, जल्दी नहीं, लेकिन बहुत साफ और नियंत्रित। एक आर्किटेक्ट का गुस्सा, जिसे चीजों को एक फॉर्मेट में रखना आता था, इसलिए उसे बेहद सोच समझकर चलना था। वो अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा।
छोटा सा ऑफिस जिसमें लकड़ी की खुशबू और डिजाइन बोर्ड लगे रहते थे। ऑफिस पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और कुर्सी पर बैठते ही सिर पकड़ लिया। मन कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। कुछ मिनट बाद उसने एक फैसला किया। एक बात उसने भीतर से मान ली, सिर्फ शक या आधा अधूरा प्रमाण किसी को दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे चाहिए थे पक्के सबूत, क्योंकि अगर वो सीधा आरोप लगाता और बाद में मामला कानूनी मोड़ लेता तो सिया किसी भी वक्त उसकी बात पलट सकती थी, और भारत के कानून में पत्नी के पक्ष में सहानुभूति रहती है। एक पल में मामला उल्टा भी पड़ सकता था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कॉल लिस्ट खोली। एक नंबर पर उंगली थोड़ी देर रुकी। निशांत मेहता, एडवोकेट। फोन 2 बार बजा, फिर उधर से नींद भरी आवाज आई। अरे अर्जुन, इतनी सुबह? अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। निशांत, मुझे तुमसे तुरंत मिलना है, बहुत जरूरी बात है। निशांत ने आवाज में गंभीरता महसूस की। ठीक है, मैं आधे घंटे में ऑफिस पहुंचता हूं। लगभग 40 मिनट बाद निशांत उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। अर्जुन का चेहरा देखकर वो खुद ही कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रहे? कुछ सेकंड तक अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया। फिर धीरे धीरे उसने पूरी रात की घटनाएं बताई। घर का दरवाजा खुला होना, अजनबी आदमी, सिया की आवाज, वो कार्ड, सब कुछ। निशांत सुनता रहा बिना टोके। मुझे तलाक चाहिए, अर्जुन ने अंत में कहा, लेकिन मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है उसे गलत साबित करने के लिए। निशांत ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत साफ दिमाग और धैर्य चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम मत उठाना। सबूत जुटाने के कई तरीके हैं, लेकिन हमें सिर्फ कानूनी रास्ते चुनने होंगे, और अगर सामने वाले गलत हैं तो सच खुद ही बाहर आ जाएगा। फिर उसने टेबल पर पड़ी लकड़ी की कतरनों को देखते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, तुम कितना भी टूटा महसूस कर रहे हो, लेकिन इस मामले में गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए। तुम्हें एक एक कदम सोचे समझे तरीके से रखना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसके भीतर उफनता गुस्सा कुछ शांत हुआ, पर खालीपन वही का वही था। निशांत ने आगे कहा, सबसे पहले तुम्हें यह पता लगाना होगा कि यह रिश्ता कब से चल रहा है। क्या यह सिर्फ एक रात की बात थी या लंबे समय से? उसकी आवाज कठोर हुई। और यह भी देखना होगा कि सिया की मर्जी से हुआ या मजबूरी में। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है यह काफी समय से चल रहा है। तो शुरुआत वहीं से करो जहां शक ज्यादा है। ऑफिस, कंपनी, उस आदमी की गतिविधियां। अगर ये अफेयर पुराने समय से चल रहा है तो किसी ना किसी कैमरे में, किसी ना किसी रिकॉर्ड में, किसी ना किसी आदमी की नज़र में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तुम्हें बस धैर्य रखकर वो सब खोजना है। कुछ देर चुप्पी रही। फिर निशांत ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच पकड़ लोगे तो कोर्ट में भी किसी के लिए इसे झूठा साबित करना मुश्किल होगा। और अगर हम उसके पिता के साथ इन सबूतों के साथ बात करते हैं तो सेटलमेंट कर सकते हैं। अर्जुन की आंखें पहली बार स्थिर हुई। मैं करूंगा, एक एक सच ढूंढूंगा, और जब सब सामने होगा तब फैसला भी साफ होगा। निशांत ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। बस ये मत भूलना, तुम्हें जीतना है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। बातचीत खत्म होने के बाद ऑफिस में गहरी खामोशी थी। कुछ देर तक अर्जुन खिड़की से बाहर पहाड़ों को देखता रहा। आज उन्हें देखते हुए उसे वो अपनापन महसूस नहीं हो रहा था, जैसे उसके भीतर की पहाड़ी जमीन ही खिसक गई हो। लेकिन अब उसके सामने एक रास्ता था, साफ, कठिन पर जरूरी। वो उठा, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। दोपहर की धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन पहाड़ों की हवा में लगी ठंड उसके भीतर की उथल पुथल को कम नहीं कर पा रही थी। निशांत से बात करने के बाद अर्जुन का दिमाग पहले से कहीं अधिक साफ था। दर्द भले ही उतना ही गहरा था,
लेकिन अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। गाड़ी चलाते हुए वो सीधा फिनिक्स डेवलपर्स वाले ऑफिस की ओर निकला। वही कंपनी जहां सिया काम करती थी और उसके पिता वहां सीईओ थे। उसने कई बार इस जगह को बाहर से देखा था। कभी कभी सिया को लेने भी आया था, लेकिन आज ये बिल्डिंग उसे किसी काले पर्दे जैसी लग रही थी, जैसे भीतर कुछ ऐसा छुपा हो जिसे वो देख नहीं पाया था। ऑफिस के बाहर सुरक्षा गार्ड आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। अर्जुन ने गाड़ी पार्क की और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। गार्ड ने सिर उठाया। उसे देखकर पहचान का भाव उभरा। साहब, आज अकेले? मैडम तो छुट्टी पर है ना? अर्जुन ने बस हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, एक काम था, अंदर जाना है। गार्ड सीधा हुआ। जी साहब, आइए। अर्जुन अंदर गया तो लॉबी की मंद रोशनी और कांच की बड़ी खिड़कियों में पड़ती धूप ने माहौल को शांत बनाए रखा था, लेकिन उसके भीतर का शोर बढ़ता जा रहा था। रिसेप्शन डेस्क खाली थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। लिफ्ट सामने थी और बगल में सीढ़ियां। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे सिक्योरिटी कैमरे पर गई और उसके दिमाग में जैसे बिजली सी दौड़ गई। अगर यह रिश्ता ऑफिस से शुरू हुआ था, अगर यह नया नहीं है, पुराना था, तो कुछ ना कुछ कैमरों में जरूर होगा। उसने गहरी सांस लेते हुए गार्ड को आवाज दी। ओए राजू, इधर आओ। गार्ड दौड़ता हुआ आया। जी साहब। मुझे सिक्योरिटी रूम दिखाओ, एक जरूरी बात है। गार्ड थोड़ा हिचकिचाया। साहब, मैं आपको सीधा अंदर नहीं जाने दे सकता, बड़े साहब के सख्त ऑर्डर्स हैं। राजू, अर्जुन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मैं अभिषेक सर का दामाद हूं, पता है ना? यह बहुत जरूरी काम है। इस कंपनी के सुरक्षा के बारे में है, तुम्हारे मालिक अभिषेक सर के बारे में है। डरो मत, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। गार्ड की झिझक थोड़ी कम हुई। अच्छा ठीक है साहब, आइए। वो अर्जुन को पीछे की ओर बने एक छोटे कमरे में ले गया। कमरा ठंडा था। दीवार पर स्क्रीनें लगी थी और हर स्क्रीन पर अलग अलग एंगल से ऑफिस का लाइव वीडियो दिख रहा था। कोने में हार्ड डिस्क सर्वर रखा था जहां रिकॉर्डिंग सेव होती थी। अर्जुन ने स्क्रीनें देखते हुए पूछा, पुरानी रिकॉर्डिंग कितने दिनों की रहती है? लगभग 60 दिन तक, राजू ने जवाब दिया। उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाती है। अर्जुन ने स्क्रीन पर गहराई से नजर टिकाई। 2 महीने काफी हैं, उसने मन में सोचा। उसने राजू से कहा, मुझे पिछले कुछ हफ्तों की रिकॉर्डिंग देखनी है। राजू ने सिस्टम ऑन किया और तारीखें बदलने लगा। अर्जुन की सांसें भारी हो गई। वो खुद को समझा रहा था, शायद कुछ ना मिले, शायद वो गलत सोच रहा हो, शायद। लेकिन कुछ मिनट बाद जो दृश्य स्क्रीन पर चला, उसने उसके भीतर की बची हुई उम्मीद जैसे चकनाचूर कर दी। वीडियो में कंपनी की पार्किंग थी। सिया और ऋषभ एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे, बहुत ज्यादा ही करीब। पहले वो हल्की बातचीत लग रही थी, लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद सिया ने जल्दी से इधर उधर देखा और ऋषभ के कंधे पर हाथ रख दिया। कुछ और सेकंड और वो उसके सीने से लग गई। अर्जुन की आंखें फैल गई। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बदल गई। गार्ड भी ये देखकर हैरान होकर जम गया। उसने धीरे से कहा, साहब ये तो। अर्जुन की आवाज बहुत धीमी थी। राजू, और दूसरे दिनों की फुटेजेस चलाओ। राजू डरते डरते मेन्यू में गया और 1 सप्ताह पहले की फुटेज खोली। इस बार ऑफिस की लिफ्ट खुलती है। सिया और ऋषभ दोनों बाहर निकल रहे हैं। सिया मुस्कुरा रही है और ऋषभ उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखे हुए है। कोई ऑफिस का मामला नहीं लगता था, कोई काम की बात नहीं, बस 2 लोग जो एक दूसरे से जरूरत से ज्यादा खुले मिले दिख रहे थे। अर्जुन की सांस तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को रोका। भावुक होकर नहीं, सोचना था। एक और पिछले महीने की
राजू ने 30 दिन पहले की फुटेज खोली। इस बार रात की रिकॉर्डिंग थी। कंपनी के केबिन एरिया का गलियारा, लाइट आधी थी लेकिन कैमरा साफ दिखा रहा था। ऋषभ अपने केबिन से बाहर निकला। कुछ सेकंड बाद सिया भी आई। दोनों ने चारों ओर देखा और फिर केबिन के अंदर चले गए। दरवाजा बंद हुआ। करीब 10 मिनट बाद सिया बाहर आई। बाल थोड़े बिखरे हुए थे और चेहरा लाल। ऋषभ कुछ सेकंड बाद बाहर निकला, कपड़े ठीक करते हुए। कमरे में खड़े अर्जुन को लगा जैसे कमरे की हवा ही खत्म हो गई हो। वो स्क्रीन को घूरता रहा, पूरे शरीर में जैसे किसी ने तेज हथौड़ा मार दिया हो। साहब, आपको पानी। राजू की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी नजरें हर सेकंड फुटेज पर थीं और उसका दिल हर सेकंड टूट रहा था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। राजू, ये वीडियो कहां से होती है? यही सर्वर में साहब। कितनी सुरक्षित है? बिना पासवर्ड के कोई छू भी नहीं सकता। मैं अकेला इसे चलाता हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। राजू, आज जो तुमने देखा है उसे किसी से मत कहना, किसी से भी नहीं। राजू ने तुरंत कहा, नहीं साहब, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आपकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अर्जुन ने थोड़ी देर तक सर्वर को देखा। यह फुटेज मुझे पेनड्राइव में दो। वो जानता था यही वो मजबूत सबूत था जिससे अब कोई पीछे नहीं हट सकता था। वो धीरे से कुर्सी से उठा, कमरे से बाहर निकला, धीमे भारी कदमों से। ऑफिस की खिड़कियों से आती धूप अब उसे चुभने लगी थी। उसे लग रहा था उसका अपना दिल अब उसे टूटे पत्थर जैसा महसूस हो रहा था। अर्जुन ऑफिस से बाहर निकला तो हल्की हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके भीतर जो तूफान चल रहा था वह हवा तो क्या, कोई आंधी भी शांत नहीं कर सकती थी। कार में बैठते ही उसने लंबी सांस ली, आंखें बंद की। हर दृश्य वापस लौट रहा था। लिफ्ट के बाहर सिया की मुस्कान, केबिन में बंद होता दरवाजा, 10 मिनट बाद अस्त व्यस्त हालत में दोनों का निकलना। उसका दिल सुन्न हो चुका था। अब दर्द उस हद से आगे जा चुका था जहां आंसू निकलते हैं। अब बचा था तो सिर्फ खालीपन और एक बर्फ की तरह ठंडा संकल्प। आज उसे सिर्फ एक ही जगह जाना था, सिया के पिता अभिषेक मेहरा के पास। कार सीधी घाट की सड़क पर उस दिशा में बढ़ी जहां अभिषेक वर्मा का बंगला था। देहरादून के उन पुराने इलाकों में से एक जहां बड़े अधिकारी, बिजनेस हेड और पुराने परिवार रहते थे। बाहर बगीचा, अंदर कांच की बड़ी खिड़कियां। यह वही घर था जहां शादी के बाद अर्जुन अनगिनत बार आया था। हमेशा इज्जत से बैठाया गया था। सिया के पिता हमेशा अर्जुन पर गर्व करते थे। एक मेहनती, नेक दिल और सीधा जमाई आज के जमाने में कहाँ मिलता है। लेकिन आज उसी घर का रास्ता उसकी सांसें भारी कर रहा था। गाड़ी गेट में घुसी। गार्ड ने पहचान कर दरवाजा खोला। अभिषेक बाहर लॉन में बैठे सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन उनके सामने जाकर रुका। अभिषेक ने अखबार नीचे किया, चश्मा उतारा। अरे अर्जुन, तुम इस वक्त? सिया नहीं आई? अर्जुन ने उनकी बात बीच में काट दी। उसकी आवाज शांत थी मगर भीतर पत्थर जैसी कठोर। जी, मुझे एक बात करनी है, अभी, बहुत जरूरी। अभिषेक ने चेहरा देखा। अर्जुन का रंग उड़ा हुआ था। आंखों में थकान, सदमा और कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। आओ अंदर। दोनों बैठ गए। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने जेब से फोन निकाला। देखिए, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आप बस ये वीडियो देख लीजिए। उसने पहला वीडियो प्ले किया। ऑफिस पार्किंग वाला, सिया और ऋषभ करीब, बहुत करीब। फिर केबिन वाला वीडियो, फिर एक हफ्ते पहले का वीडियो। अभिषेक धीरे धीरे देखते रहे। हर सेकंड के साथ उनका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था।
उनके हाथ कांपने लगे, सांसें भारी हो गई, और जैसे ही 10 मिनट वाले केबिन फुटेज के बाद ऋषभ का कपड़े ठीक करते निकलना दिखा, अभिषेक ने सोफे का किनारा पकड़ लिया। उनकी आवाज टूट गई। ये क्या है अर्जुन? ये सिया है? मेरी सिया? ये क्या कर रही है? अर्जुन की आवाज रुक गई। पिताजी, ये आज का नहीं है, ये महीनों से चल रहा है। अभिषेक का दिल जैसे बैठ गया। वो पीछे टिक गए। उन्होंने चेहरा पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक वो बोल ही नहीं पाए। फिर अचानक गुस्से और सदमे में उनकी आवाज फट गई। मैंने उसे इतनी आजादी दी, इतना भरोसा किया, क्या यही करती रही वो ऑफिस में, मेरी कंपनी में, मेरे स्टाफ के साथ? अर्जुन चुप रहा। यह उसका प्रतिशोध का पल नहीं था, यह सच को सामने रखने का पल था। अभिषेक खड़े हुए, घबराते हुए टहलने लगे। उनका ब्लड प्रेशर तेजी से ऊपर नीचे होता दिख रहा था। वो दीवार पकड़कर रुक गए। अर्जुन, ये सब कैसे हो गया? तुमने कब जाना? तुमने किसी से कहा तो नहीं? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, और मैं ये चाहता भी नहीं कि किसी को कुछ पता चले। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अभिषेक ने कांपती आवाज में पूछा। तो क्या सोचा है तुमने? अर्जुन ने लंबी सांस ली। उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन शब्द लोहे की तरह भारी। डिवोर्स। अभिषेक जैसे वहीं बैठ गए। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, ऐसा मत करो अर्जुन, देखो मैं सिया से बात करता हूं, कोई रास्ता निकल आएगा। अभिषेक ने लगभग भीख मांगी अपनी बेटी के लिए। अर्जुन कुर्सी से उठा और सीधे मगर शांत स्वर में कहा, देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं। आपने बड़ी मेहनत से कंपनी खड़ी की है, अपना नाम बनाया है। इस शहर में ऐसा कोई नहीं जो आपको नहीं जानता हो। लोग सम्मान करते हैं आपका, और मैं भी, और इसीलिए मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है मैं अपनी जिंदगी एक ऐसी औरत के साथ बिताऊं जो शादी के रिश्तों को मजाक समझती है। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। अभिषेक को समझ आ रहा था कि अर्जुन अब मानेगा नहीं। ठीक है, अगर यही आखिरी फैसला है तो मैं सिया को समझा दूंगा, अभिषेक ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। अर्जुन ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा और फिर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, और एक शर्त है, मैं सिया को घर, पैसा या प्रॉपर्टी इनमें से कुछ भी नहीं दूंगा। वो मेरे घर से चली जाएगी और डिवोर्स बिना किसी दावे के होगा। अभिषेक तुरंत उठ खड़े हुए। अरे ऐसे कैसे? ये सब तो उसका हक है, उसे ये सब मिलना ही चाहिए। अर्जुन ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, देखिए, मैं आप पर दबाव नहीं बनाना चाहता, पर हमारा तलाक किस वजह से हुआ और किसकी वजह से हुआ, अगर ये बात आपके कंपनी के एम्प्लॉयज को पता चली तो आप उन्हें चेहरा दिखा नहीं पाएंगे। अभिषेक ने तुरंत सिर झुका लिया। वो समझ चुके थे उसकी बात एक पति की नहीं, एक टूटे हुए इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी से हो रही थी जिसे कानून और हालात का हर पहलू समझ में आ चुका था। कुछ देर बाद अर्जुन ने फोन टेबल पर रखा, आवाज पूरी तरह स्थिर। अगर आप मेरी शर्त पर सहमत होते हैं तो बदले में ये वीडियो बाहर नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं, न सोशल मीडिया, न परिवार, न कोर्ट, और ना ही कंपनी। अभिषेक ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हो रहा था कि अर्जुन बड़ी होशियारी से काम ले रहा है, और इसी होशियारी की वजह से वो उसे पसंद भी करते थे। अभिषेक समझ चुके थे कि सौदा करने में ही समझदारी है। इस तरह से कंपनी और समाज में उनकी इज्जत बचने वाली है। रही बात रिश्ते की, तो उसकी धज्जियां उनकी बेटी कब की उड़ा चुकी थी। अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा किया मुझसे सीधे बात करके। मैं समझ सकता हूं कितना मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए। कुछ सेकंड दोनों खामोश रहे। फिर अभिषेक ने धीरे से कहा,
मैं आज ही सिया से बात करूंगा और उससे समझाऊंगा कि यह सब उसने खुद किया है और अब उसे इसकी कीमत खुद चुकानी होगी। अर्जुन उठने लगा। अभिषेक ने उम्मीद की कि कोई दूसरा रास्ता निकल आए, पर अर्जुन बस इतना बोला, देखिए मैं टूट चुका हूं। रिश्तों में दरार आए तो बातचीत से मामला निपटाया जा सकता है, यह बात मैं भी जानता हूं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है। सिया ने जो किया है उससे वो रास्ता कब का बंद हो चुका है। मैंने समझदारी दिखाने का ठेका नहीं ले रखा। मैं बस इतना चाहता हूं कि यह बात शांति से निपट जाए, बिना किसी शोर शराबे के। और अर्जुन मुड़कर बाहर निकल गया। अभिषेक वहीं बैठ गए, दुनिया जैसे उनके सिर पर गिर पड़ी हो। धड़कनें तेज थी, सांसें कांप रही थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जो विश्वास उन्होंने बेटी पर सबसे ज्यादा किया था, उसी ने उन्हें सबसे गहरी चोट दी है। और अर्जुन सीढ़ियां उतरते हुए अपने भीतर एक अजीब सी थकान महसूस कर रहा था। सच सामने था, सबूत भी, और अब बची थी अगली और सबसे कठिन लड़ाई। अर्जुन अभिषेक के घर से बाहर निकला तो हवा में ठंड बढ़ गई थी, लेकिन उसके भीतर जो ज्वालामुखी फटा हुआ था वो किसी मौसम से शांत नहीं होने वाला था। कार तक पहुंचते पहुंचते उसके हाथ हल्के से कांपे। उसने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और एक लंबी सांस लेकर सिर सीट पर टिकाया। अब बारी थी सिया तक इस सच्चाई की पहुंचाने की, लेकिन यह आसान नहीं होने वाला था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे शहर की तरफ निकल पड़ा, अपने ऑफिस की ओर। वहां निशांत वकील उसका इंतजार कर रहा था। ऑफिस पहुंचकर जब अर्जुन के कदम अंदर पड़े, निशांत ने उसकी हालत देखकर अंदाजा लगा लिया कि बात बहुत आगे निकल चुकी है। कहो, निशांत ने पूछा। अर्जुन ने फोन उठाया, वीडियो खोले और बिना कोई भूमिका दिए सारे फुटेज निशांत को दिखा दिए। निशांत पहले तो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बोला, अर्जुन, ये बहुत ठोस सबूत है, ये किसी भी कोर्ट में टिकेंगे, मगर। वो रुका। मगर? अर्जुन की भौहें सख्त हुई। इसका मतलब ये कि अगर तुम कोर्ट में खुलकर इन्हें इस्तेमाल करोगे तो सिया का वकील इसे प्राइवेट लाइफ, प्राइवेसी ब्रीच, कंसेंटलेस रिकॉर्डिंग और न जाने कितने एंगल से पलटने की कोशिश करेगा। तुम जितना सोच रहे हो मामला उतना सीधा नहीं है। भारत में कानून मैरिटल इश्यूज में बहुत जटिल तरीके से काम करता है। अगर मामला उलट गया तो, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, तो मैं सब हार सकता हूं, मैं जानता हूं। निशांत ने सिर हिलाया। इसलिए हमें कोर्ट की बजाय डील का रास्ता चुनना होगा। ये फुटेज अगर सिया के पिता तक पहुंच गया और वो समझदारी से काम लें तो मामला सबकी इज्जत बचाते हुए सुलझ सकता है। अर्जुन ने थककर आंखें बंद की। मैं सिया के पिता से मिल चुका हूं, उन्हें सब दिखा दिया है। निशांत ने चौंक कर पूछा, और? वो टूट गए, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। उन्हें अपनी कंपनी की इज्जत की सबसे ज्यादा चिंता है। उन्होंने कहा कि वे सिया को मनाएंगे और वो बिना शर्त तलाक मान लेगी। निशांत ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तो इसे कानूनी रूप से ऐसे सेट करते हैं कि कोर्ट में सिर्फ आपसी सहमति दिखाई जाए, कोई आरोप नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं। अर्जुन ने पूछा, और ऋषभ? निशांत की आवाज सख्त थी। उसके खिलाफ कंपनी कार्रवाई कर सकती है अगर उन्हें यह करना है तो, लेकिन इस लड़ाई में तुम उसे कानूनी रूप से छू नहीं सकते। यह कंपनी और उसका परिवार खुद संभालेगा, तुम सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ोगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। काफी था, वह अब किसी और के खिलाफ युद्ध नहीं चाहता था। वो सिर्फ अपनी जिंदगी वापस चाहता था और अपनी शांति। निशांत ने फिर कहा, जब तुम घर जाओगे तब सबसे कठिन हिस्सा शुरू होगा। सिया अब झूठ का सहारा लेगी, वो इमोशनल अटैक करेगी, वो रोएगी, वो खुद को सही ठहराने की कोशिश करेगी। तुम्हें बस शांत रहना है, कानूनी भाषा में बोलना है और उससे एक एक शब्द ठंडे दिमाग से कहलवाना है। अर्जुन ने धीरे से कहा,
मैं तैयार हूं। और वो खड़ा हो गया। शाम होते होते पहाड़ों पर हल्की धुंध उतरने लगी। जब अर्जुन अपने घर पहुंचा, दरवाजे की दूसरी तरफ वही घर था, लेकिन उस घर की पहचान अब बदल चुकी थी। अंदर सिया बैठी थी, सोफे पर, दोनों हाथों से चाय का कप पकड़े हुए, चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल और पूरे शरीर में बेचैनी भरी हुई। अर्जुन भीतर आया। सिया तुरंत खड़ी हो गई। अर्जुन, प्लीज सुनो, मैं। अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोका। बैठो। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक ऐसी शक्ति थी जिसने सिया को वहीं कमजोर कर दिया। वो धीरे से बैठ गई। अर्जुन ने उसके सामने एक कागज रखा, वकील द्वारा तैयार किया गया नोट। डिवोर्स की आपसी सहमति वाला फॉर्म, जिसे अगले दिन कोर्ट में जमा कराना था। सिया की आंखें फैल गई। तलाक? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और तुम इसमें कोई दावा नहीं करोगी, ना इस घर पर, ना पैसों पर, ना मेरी कंपनी पर। सिया की सांसें तेज हो गई। अर्जुन, तुम ऐसा कैसे? देखो, मैंने गलती की, मुझसे भूल हुई, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे बिना। अर्जुन की आवाज पत्थर की तरह थी। तुम किससे प्यार करती हो वो मैं ऑफिस के कैमरे में देख चुका हूं। सिया का शरीर जैसे वहीं बैठ गया। उसके होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। अर्जुन ने कहा, और ये बात तुम्हारे पिता भी देख चुके हैं। सिया की आंखों में दहशत फैल गई। पापा? उन्होंने? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, और उन्होंने तय किया है कि यह मामला बाहर नहीं जाएगा। तुम बस तलाक की शर्तें मान लो। मेरी जिंदगी, उनकी इज्जत, हम सब की मर्यादा बच जाएगी। सिया का चेहरा टूटने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अर्जुन, देखो, मैं पागल थी, यह अचानक शुरू हो गया। तुम भी तो बाहर रहते थे, काम में। अर्जुन ने अपना हाथ उठाकर सिया को बीच में रोक दिया। अपने व्यभिचार का इल्जाम मुझ पर मत डालो। धोखा देना इंसान खुद चुनता है। अगर मुझसे कुछ शिकायत थी तो तुम मुझसे बात कर सकती थी, लेकिन तुमने दूसरा रास्ता चुना, मुझे धोखा देने का। हाँ, ठीक सुना तुमने इस रास्ते को चुना। लेकिन ये सब अब कोई मतलब नहीं रखता सिया। मैं आगे बढ़ चुका हूं, और तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा है कि तुम बिना शर्त तलाक दोगी। बेहतर होगा तुम इस नई सच्चाई को जल्द अपना लो। सिया का चेहरा, आंसू, टूटना, सब अर्जुन की आंखों में दिख रहा था, लेकिन अब उसका दिल उससे जुड़ा नहीं था। सिया रोती रही, लेकिन उसके आंसुओं का असर अर्जुन पर नहीं हुआ। वो सिर्फ शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, कल सुबह वकील के साथ कोर्ट चलना है, तैयार रहना। और वो मुड़कर अपने कमरे की ओर चला गया। पीछे सोफे पर बैठी सिया घुटनों में सिर डालकर रोती रही। वैसे रो रही थी जैसे पहली बार उसे ये एहसास हुआ हो कि उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। लेकिन अर्जुन अब उसकी दुनिया से बाहर जा चुका था। अगली सुबह पहाड़ों पर हल्की धूप फैली थी, लेकिन घर के भीतर रात जैसा अंधेरा फैला हुआ था। अर्जुन सुबह सुबह उठ गया। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि लगता था जैसे उसके अंदर अब कोई भाव ही नहीं बचा हो। उसने कमरे से बाहर कदम रखा तो लिविंग रूम में सिया बैठी थी, आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए, धीरे धीरे सांस लेती हुई। अर्जुन ने उस पर एक नजर भी नहीं डाली। वह बस इतना बोला, चलने की तैयारी करो, समय हो गया है। सिया सिर उठाकर उसे देखती रही। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, डर था, शर्म थी और टूटा हुआ मन था। लेकिन अर्जुन की आवाज में एक अटूट ठंडापन था। अर्जुन, क्या तुम सच में? वो पूछ भी नहीं पाई। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, तैयार हो जाओ, कार में इंतजार कर रहा हूं। और वो बाहर निकल गया। सिया वहीं कुछ सेकंड बैठी रही, फिर उठकर कमरे में गई। शायद पहली बार उसे यह एहसास हो रहा था कि उसका यह घर अब उसका बचा ही नहीं है। कुछ देर बाद वो बाहर आई।
धीरे धीरे अर्जुन की कार में बैठी। दोनों चुप थे। गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर उतरती चली गई और बीच की खामोशी इतनी भारी थी कि जैसे सियाचिन की बर्फ उस कार में भर दी गई हो। कोर्ट पहुंचने पर उनका वकील निशांत पहले से मौजूद था। उसने अर्जुन की तरफ देखा, चेहरा एकदम थका हुआ लेकिन दृढ़। सिया की तरफ देखा, कमजोरी और एक शर्म। निशांत बोला, मैंने पेपर तैयार कर दिए हैं। इनमें कोई आरोप नहीं है, कोई दलील नहीं, बस आपसी सहमति दर्ज होगी। सिया ने धीमे आवाज में पूछा, क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा? निशांत ने सख्ती से कहा, जल्दी नहीं सिया, यह सब आसान रास्ता है। अगर यह मामला खुले कोर्ट में जाता तो बहुत कुछ गलत हो सकता था, आपके लिए भी, आपके पिता के लिए भी। सिया की आंखें फिर भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कागज कोर्ट क्लर्क के सामने रखे गए। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए हस्ताक्षर कर दिए। सिया धीमे कांपते हाथों से कलम उठाती रही, फिर उसने भी दस्तखत कर दिए। बस कुछ मिनटों में एक रिश्ता, 7 साल की शादी, 2 परिवारों के बीच की डोर, सब खत्म हो गया। कोर्ट से बाहर आते ही सिया के पिता का फोन आया। अर्जुन ने फोन नहीं उठाया। निशांत ने फोन अपने पास रख लिया, लेकिन सिया ने जैसे ही स्क्रीन पर पापा का नाम देखा, उसका चेहरा और ज्यादा गिर गया। अर्जुन ने कहा, निशांत, सिया को उसके पिता के घर छोड़ दो। सिया ने घबराकर उसकी तरफ देखा। अर्जुन, क्या मैं आखिरी बार घर? अर्जुन ने उसे बीच में ही काट दिया। वो घर अब मेरा है और तुम वहां वापस नहीं जाओगी। तुम्हारा सामान मैं बाद में भिजवा दूंगा। सिया वही सड़क पर खड़ी रह गई। उसका चेहरा सख्त नहीं था, बल्कि पूरी तरह टूट चुका था। अर्जुन बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठ गया और निकल गया। सिया वहीं खड़ी रह गई, जैसे हवा में झूलता कोई पत्ता। निशांत ने उसे कार में बिठाया और उसके पिता के घर ले गया। अभिषेक मेहरा घर में बैठे हुए थे। रात से ही बेचैनी में उनका बीपी बढ़ा हुआ था और नींद गायब थी। उन्होंने सिया को जैसे ही देखा, उनके चेहरे पर किसी तरह का अपनापन नहीं था, बस भारी शर्म और गुस्सा। क्यों किया ये तुमने? उनकी आवाज डांट नहीं थी, दर्द से भरी थी। सिया रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। पापा, मुझसे गलती हो गई। अभिषेक ने पैर पीछे कर लिए। मैंने तुम्हें कंपनी में काम दिया, भरोसा दिया, और तुमने उसी ऑफिस में गंदगी फैलाई, उन्हीं लोगों के बीच जिनसे मैं रोज आंखें मिलाता हूं। उनका चेहरा तप रहा था। सिया रोती रही, लेकिन अभिषेक की आंखों में उसके लिए सिर्फ एक चीज थी, और वो थी घृणा। तुमने एक परिवार नहीं, 2 घर बर्बाद किए हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। उनकी सांसें तेज हो गई, हाथ कांपने लगे, सीने पर दर्द महसूस हुआ, और अचानक अभिषेक सोफे पर बैठ गए। पापा, सिया चीख पड़ी। एक तेज दर्द की लकीर उनके चेहरे पर उभरी। वे जमीन पर गिरते गिरते बचे। नौकर भागते हुए आए। सिया ने घबराकर उनकी दवाई ढूंढी, पानी दिया। कुछ देर बाद उनका बीपी थोड़ा स्थिर हुआ, लेकिन उन्होंने सिया की तरफ देखा भी नहीं। बस इतना कहा, मुझसे दूर रहो। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, दुनिया के सामने और खुद के सामने भी। सिया वहीं बैठकर फूट फूट कर रोती रही, लेकिन अब उसका रोना किसी के लिए मायने नहीं रखता था। दूसरे दिन अभिषेक को ऑफिस जाना था। वो चुप नहीं रह सकते थे। उन्हें उस आदमी को निकालना था जिसने उनकी बेटी के साथ कंपनी की इज्जत को रोंदा था। वे ऑफिस पहुंचे तो उनकी चाल में इतना तनाव था कि स्टाफ ने बिना कुछ जाने माहौल समझ लिया। उन्होंने सीधे एचआर को बुलाया। ऋषभ को मेरे केबिन में भेजो, अभी। कुछ देर बाद ऋषभ अंदर आया, डरा हुआ। अभिषेक ने टेबल पर रखे कागज उसकी तरफ फेंके। ये वही प्रिंट थे सीसीटीवी फुटेज के।
टाइम स्टैम्प के साथ। ऋषभ की टांगे कांप गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तुम हो? अभिषेक का स्वर बर्फ जैसा था। ऋषभ हकला गया। सर सर प्लीज, मैं समझा सकता हूं। चुप। अभिषेक ने मेज पर हाथ मारा। मेरी कंपनी में मेरी ही बेटी के साथ तुम ये घटियापन कर रहे थे, और उसे ऑफिस में जहां लोग मुझे इज्जत से देखते हैं। ऋषभ ने सिर झुका लिया। अब उसके पास कोई झूठ नहीं बचा था। अभिषेक ने तुरंत एचआर को बुलाया। ऋषभ मल्होत्रा को टर्मिनेट किया जाता है और इस ऑफिस में दोबारा कदम नहीं रखेगा। और हाँ, ऋषभ की प्रोफाइल ब्लैकलिस्ट में डालो और अपलोड कर दो। अब इसे कहीं और भी जॉब नहीं मिलना चाहिए। सिक्योरिटी बुला ली गई। ऋषभ के हाथ से आईडी कार्ड छीना गया, लैपटॉप लिया गया, उसके लॉकर खाली कराए गए और पूरे ऑफिस के सामने उसे बाहर ले जाया गया। ऋषभ रोता गिड़गिड़ाता रहा। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, क्या किया इसने? बॉस ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया होगा? लेकिन अब कोई ऋषभ को बचा नहीं सकता था। ऑफिस के बाहर गेट पर ऋषभ एकदम टूटकर खड़ा रहा, जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो। और वास्तव में आज उसकी दुनिया पहली बार हिलना शुरू हुई थी। इसी बीच शहर के दूसरी तरफ उसकी पत्नी रीमा मोबाइल हाथ में पकड़े खड़ी थी। स्क्रीन पर वही फुटेज थे जो ऑफिस के किसी कर्मचारी ने गुप्त रूप से उसे भेज दिए थे। वीडियो में उसका पति था किसी और औरत के साथ ऑफिस में, बेशर्मी से। रीमा का दिमाग सुन्न हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही आदमी है जिसके साथ उसने जिंदगी बिताई थी। ऋषभ घर आया तो उसने आहट में भी डर महसूस किया। रीमा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू नहीं, नफरत थी। तुमने ये सब किया? उसने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। ऋषभ का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ बोलता उससे पहले रीमा ने कहा, आज से मेरा और मेरे बच्चों का तुमसे कोई रिश्ता नहीं, हम जा रहे हैं। तुमसे कोई सवाल नहीं है और कोई जवाब भी नहीं चाहिए हमें। उसने बच्चों का हाथ पकड़ा और बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। ऋषभ वही जमीन पर बैठ गया, एकदम खाली। अब ना नौकरी, ना परिवार, ना इज्जत, कुछ भी नहीं बचा था। और उसके मन में गुस्से, शर्म, डर और टूटन के बीच एक ही नाम गूंज रहा था, सिया। वो बड़बड़ाया, सब तेरी वजह से। वो खुद को निर्दोष समझना चाहता था, लेकिन अंदर से जानता था ये सब उसी की करतूतें थी। पहाड़ों की दूसरी ओर अर्जुन अपने घर की दहलीज पर खड़ा था। घर में शांति थी, एक ऐसी शांति जो दर्द से पैदा होती है, लेकिन आत्मा के लिए जरूरी होती है। उसने पहली बार महसूस किया अब उसकी जिंदगी किसी और के धोखे की छाया में नहीं है। वो धीरे धीरे घर में दाखिल हुआ। सारा घर पहली बार अपना लगा था, और शायद वर्षों बाद उसने अपने आप को कुछ हल्का महसूस किया। अर्जुन ने पिछले कुछ दिनों से अपने काम पर और भी ज्यादा ध्यान लगाया। कभी उसे लगा भी नहीं था कि इतना बोझवट हो रहा था, जैसे दिल पर रखा कोई भारी पत्थर एक झटके में हट गया हो। उसकी टीम भी ये बदलाव महसूस कर रही थी। वो ज्यादा ध्यान से बातें सुनता, ज्यादा साफ निर्देश देता, और अब हर प्रोजेक्ट मीटिंग में उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता होती। काम करते हुए कभी कभी उसके हाथ खुद चलने लगते, लकड़ी की एक एक दरार को पहचानते, सही मशीनें चुनते, कट लगाते, सतह घिसते कि यही तो उसकी असली दुनिया थी जो कभी उसे धोखा नहीं देगी। दूसरी ओर सिया का संसार हर घंटे बिखरता जा रहा था। तलाक वाली रात वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। उसका कमरा वही था, पर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। इन दीवारों ने पहले उसके पिता की हंसी सुनी थी, अब एक भारी सन्नाटा था। अभिषेक मेहरा उससे बात नहीं करते थे, कभी उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा था, लेकिन उनकी आंखों में जो बोझ था वो दवा से नहीं उतरने वाला था।
एक बार सिया उन्हें खाना देने गई तो उन्होंने बस इतना कहा, रख दो, मुझे भूख नहीं है। तलाक के बाद पहली बार उसने अपने पिता की आंखों में सीधा देखना चाहा, लेकिन वहां सिर्फ नफरत नहीं, निराशा भी थी। वो निराशा जिसे कोई सुनामी भी नहीं धो सकती थी। सिया को अचानक महसूस हुआ अर्जुन को उसने खो दिया था, लेकिन उसके पिता, वो उससे छिन जाना सबसे बड़ा दंड था। ऋषभ का पतन उससे भी तेजी से हो रहा था। एक दिन ऋषभ ने सिया को फोन किया। वो पहले भी कई बार कॉल कर चुका था, पर सिया ने उठाया नहीं था। इस बार उसने गलती से उठा लिया। ऋषभ की आवाज टूटी हुई, घुटी हुई थी और गुस्से से भरी हुई। तुझे पता भी है मेरे घर में क्या हुआ है? सिया चुप रही। मेरी पत्नी चली गई, बच्चे भी, सब चले गए, और ये सब तेरी वजह से। सिया ने आंखें बंद कर ली। ऋषभ प्लीज, कम से कम अब क्या? ऋषभ चिल्लाया। अब ना मेरे पास नौकरी है ना परिवार, बर्बाद हो चुका हूं मैं। देखो, हम दोनों ने गलती की। गलती? ऋषभ हंसा, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। तुझे पता भी नहीं है कितना गहरा गड्ढा खोदा तूने। तू सोचती है सिर्फ अर्जुन ने तलाक लेकर सब ठीक हो जाएगा? सिया ने कमजोर आवाज में कहा। देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। अरे तुझे क्या परेशानी होगी? ऋषभ फिर हंसा, इस बार और तड़की से। तू तो बस अपने बाप के बड़े घर में रहेगी। कंपनी तो तेरे बाप की ही है, शादी भी हो सकती है बाद में। फिर उसने बहुत धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, लेकिन मैं तो बर्बाद हो चुका हूं। सिया का गला भराया। ऋषभ, मेरी भी जिंदगी। तू चुप कर। वो फिर चीखा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं कहता था कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, पर तू नहीं मानती थी। कुछ सेकंड चुप्पी रही, बहुत भारी चुप्पी। फिर उसने कहा, और ये मत सोचना कि मैं तुझे कभी भी माफ कर दूंगा। सिया ने फोन काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो देर तक एक जगह बैठी रही, न बोल पाई, न रो पाई, न सांस ले पाई। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन ही अकेला नहीं था जिसे उसने चोट पहुंचाई है। उसने अपने पिता की, अपने परिवार की और किसी और की जिंदगी भी चूर चूर कर दी थी। वे दोनों, सिया और ऋषभ, जो एक वक्त गुप्त पल साझा करते थे, अब अलग अलग जगहों पर अपना टूटना झेल रहे थे। उन दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसी रात अभिषेक मेहरा मीटिंग के दौरान अचानक सीने पर हाथ रखकर चुप गए। कर्मचारी घबरा गए। सर आप ठीक हैं? उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सिया को जैसे किसी ने जमीन से उठाकर फेंक दिया हो। वो अस्पताल भागी। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, छोटा दिल का दौरा पड़ा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उन्हें आराम चाहिए, सुकून चाहिए। ये सुनकर सिया वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसकी मां ने उसका सिर सहलाया। तुम्हारे पापा बहुत टूट गए हैं, अब उन्हें और दुख मत देना। ये वाक्य सिया को अंदर तक चीर गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन को यह सब किसी ने नहीं बताया। उसे पता भी नहीं था कि उनके जीवन कितनी बुरी तरह गिर चुके हैं, और सच कहें तो उसे जानने की कोई इच्छा भी नहीं थी। उसके लिए उन दोनों की कहानी अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं थी। शाम को जब अर्जुन अपनी कार्यशाला में काम कर रहा था, चीड़ की खुशबू और मशीन की गूंज एक अजीब सी गर्माहट पैदा कर रही थी। वो एक नया डिजाइन प्लान कर रहा था, एक छोटा सा माउंटेन कैफे का इंटीरियर। होटल चेन का अगला प्रोजेक्ट था। वो स्केच बना रहा था और उसे अचानक महसूस हुआ दिल पर जमा धुंध धीरे धीरे साफ हो रहा है। उसने खुद को फुसफुसाकर कहा, अब बस आगे देखना है। और उसी वक्त उसने वर्कशॉप के दरवाजे से बाहर झांका। आसमान गहरा नीला था, हवा हल्की ठंडी, पहाड़ बिल्कुल शांत। अर्जुन ने वही खड़े खड़े महसूस किया, यही वो जगह है
जिसे उसने बनाया है। यह वही जिंदगी है जिसे उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। और यही जिंदगी किसी भी एक व्यक्ति के जाने से खत्म नहीं होती, बल्कि और भी मजबूत हो जाती है। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठा, कलम उठाई और अगला डिजाइन बनाना शुरू किया। और हाँ, इस बार उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे थे।